कैसे हो आप लोग। आज हम हिस्ट्री वैकल्पिक विषय की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में आपके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। इतिहास का इतिहास अगर हम यूपीएससी के संदर्भ में देखें तो काफी अच्छा है, क्योंकि मैं खुद इस विषय से परीक्षा दिया था और सौभाग्य से उस समय के उच्चतम अंकों में प्राप्त किया था। तो एक आत्मविश्वास के साथ ये शेयर करना चाहता हूं। यद्यपि अब परीक्षा प्रणाली में थोड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन इतिहास नहीं बदला है। इसलिए ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि अच्छी रणनीति है आपकी तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम इतिहास को समग्र रूप में देखें कि आपके लिए कैसे यह उपयोगी हो सकता है, तो इसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट होती है। जिसे सबसे पहले यह कि इतिहास एक सेफ सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। इसमें अगर आप व्यवस्थित ढंग से तैयारी करते हैं तो आप मान के चलिए कि अच्छी जो है तैयारी हो जाएगी। अब रणनीति अगर अच्छी है, शब्द से ही स्पष्ट है, कोई भी अगर लक्ष्य आपको हासिल करना है तो रणनीति अच्छी होनी चाहिए। इतिहास को लेकर के आपकी रणनीति में अगर सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है तो वो ये है कि हम इतिहास का अध्ययन कैसे करें। अगर आपका इतिहास का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है, समग्र रूप में है और प्रेजेंटेशन पर आपने मेहनत की, तो 100% आपको इतने नंबर मिल जाएंगे कि आप सफल हो जाए। अब अध्ययन के पक्ष में हम क्या देखते हैं कि सामान्यतः लोग बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं। आपको स्पष्ट कर दूं कि कोई भी वैकल्पिक विषय हो, यूपीएससी की जो मांग है वो ज्ञान की मांग नहीं है कि आपको कितना ज्ञान है, कितना गहराई तक आपने रिसर्च किया, नहीं। उसके प्रश्नों को अगर आप देखें तो उसमें टेक्निकलिटी को देखते हैं, स्किल को देखते हैं, कौशल को देखते हैं कि विषय की समझ इसकी कैसी है। क्योंकि शासन प्रशासन में आप आईएएस बन के भी जब आप शासन प्रशासन में जाएंगे, इतिहास की उपयोगिता को आप समझ के अनुसार ही उपयोगी बना पाएंगे। इसलिए जरूरी यह है कि हम इतिहास की एक समझ विकसित करें। अच्छा, समझ में भी परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण होना चाहिए। परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि सामान्यतः अगर आप देखें तो जो प्रश्न की प्रकृति है, या तो व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा कि मौर्यकालीन शासन प्रशासन की प्रकृति, या मुगल कालीन शासन प्रशासन की प्रकृति, या अंग्रेजी शासन प्रशासन की प्रकृति, या विश्व इतिहास में अगर आप जाएं तो देखेंगे कि कैसे फ्रांस में क्रांति के बाद शासन प्रशासन कैसे स्थापित हुआ, या नेपोलियन ने कैसे शासन प्रशासन की स्थापना की, ब्रिटेन में कैसे संसदीय लोकतंत्र काम करता है। तो व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे में अगर हम जाएं तो घटना से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। कभी युद्ध को लेकर प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए अगर हम उदाहरण देखें, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, तो घटनाओं पर, या प्लासी बक्सर, या वाटरलू कैसे नेपोलियन के लिए, या प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो घटना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप तीसरे पक्ष पर जाएं तो आप देखेंगे कि व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला के अगर आप देखिए तो प्रश्न की प्रकृति 3 डायमेंशनल ही है। सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, इवेंट से रिलेटेड, या वार से रिलेटेड, और पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन।
इसका मतलब यही है बच्चों कि अगर आप अध्ययन के दौरान ये तीनों पक्षों को दिमाग में रख लें कि ये सिस्टम कैसे आया, कोई घटना हुई, युद्ध हुआ या कुछ जो कुछ भी घटना से संबंधित आपके पास विवरण है, और किसी व्यक्तित्व का विशेष रोल, महत्वपूर्ण रोल, ये भी जो है महत्वपूर्ण माना जाता है कि आप कैसे 3 डायमेंशनल तैयारी करके प्रश्नों का बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि प्रश्न की प्रकृति, अभी तक जितने भी प्रश्न आप देखेंगे, आगे हम प्रश्नों पर भी कुछ चर्चा करेंगे, उसमें आप देखेंगे बच्चों कि या तो व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, या घटना से संबंधित प्रश्न है, और या व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है। जैसे आपके दिमाग में यह भी प्रश्न आ सकता है कि गुरुजी जो विचारधारा है उसको फिर आप कैसे देखेंगे? तो व्यवस्था जो बनती है उसमें विचारधारा का बहुत बड़ा रोल होता है, या यूं कहें कि विचारधारा ही व्यवस्था के रूप में आप स्वयं को मूर्त रूप देती है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आपने उदारवाद को पढ़ा, या समाजवाद को, या साम्यवाद को, फासीवाद को, नाजीवाद को, गांधीवाद को, किसी भी वाद को जब आप पढ़ेंगे तो विचार को ही आप देखेंगे कि व्यवस्था के रूप में मूर्त रूप दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें 1917 की रूसी क्रांति को, रूसी क्रांति के ऊपर कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव है, लेकिन लेनिन ने उसे एक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। विचारधारा मूर्त रूप लेती है तो व्यवस्था बन जाती है। तो कुल मिला के वैचारिकी उसके मूल में है ही है, चाहे वो प्राचीन युग हो, मध्यकाल हो, आधुनिक युग हो, या समकालीन युग, सब में इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसलिए पढ़ते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि कैसी व्यवस्था है, घटनाओं ने इसको कैसे प्रभावित किया है, और किस व्यक्तित्व की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, या निर्णायक है, या नेतृत्व करने वाली है। उदाहरण के लिए जैसे स्वतंत्रता आंदोलन को देखते हैं आप, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो कुल मिला के ये 3 डायमेंशनल आपके दिमाग में होना चाहिए, यहीं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो अध्ययन में इन 3 बातों को ध्यान में रखेंगे हम, और ज्यादा पुस्तकें भी आपको नहीं पढ़नी है। मेरा जो मानना है कि आपको 2-2 पुस्तकें पढ़नी चाहिए, 2 प्राचीन भारत में, 2 मध्यकालीन भारत में, 2 आधुनिक भारत में। यदि कोई आपको लगे बहुत अच्छी है तो एक आध और पढ़ लें, अन्यथा इतनी पर्याप्त है। विश्व इतिहास के लिए भी अगर कोई देखें जो उपलब्ध है मार्केट में, 1-2 किताब पढ़ सकते। ज्यादा पुस्तकें पढ़ने से जरूरी है उन पुस्तकों में लिखी गई बातों को समझना, क्योंकि ये परीक्षा ज्ञान की परीक्षा है ही नहीं, समझ की परीक्षा है, कौशल की परीक्षा है। इसलिए बेसिक सब आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ये अध्ययन की रणनीति हो गई कि आप कैसे पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ने के क्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस रूप में आप दिमाग में रखें कि इतिहास भी बेसिकली क्या है। एक लाइन में कहें तो जो कंदराओं में, जंगलों में बर्बर, मूक, नग्न मानव विचरण करता था, वो विकसित होकर स्पेस तक पहुंच गया है। इसी के विकास की कहानी इतिहास है, एक लाइन में ये आप समझ सकते। कहने का मतलब यह है बच्चों कि पाषाण युग में मानव कैसे रहता था, और आज मानव, जैसे उदाहरण के लिए हमारी सुनीता विलियम्स सभी स्पेस में रह के आई, इसके पूरे विकास की जो कहानी है वही इतिहास है। तो एक सॉफ्टवेयर के रूप में माइंड में आप सेट कर ले कि पहले मानव किस ढंग से रहता था, कैसे उसने प्रकृति की समझ विकसित की, जलवायु की समझ विकसित की, फिर अपने नवाचार, आविष्कार, खोज से
परिवर्तन करता रहा, विकास करता रहा, और परिवर्तन विकास की यह निरंतरता ही हमें आज यहां तक लाई। तो बहुत क्रोनोलॉजिकली आप चीजों को माइंड में सेट कर, और उसमें देखें कि कैसे कार्य कारण की श्रृंखला काम करती है। कोई व्यवस्था विकसित होती है तो एक दिन में नहीं होती, कोई घटना घटती है तो तुरंत नहीं घटती, क्योंकि उसके मूल में कोई न कोई कारण हो। और किसी व्यक्तित्व का भी विकास होता है तो एक लंबे समय के बाद उसका व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। इस तरह से अगर आप देखें तो अध्ययन में आपको इन बारीकियों का ध्यान रखना होगा। इतिहास विषय के साथ लोगों का यह भी कहना है कि सर इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी उपयोगिता हम जनरल स्टडी के संदर्भ में भी देख सकते हैं। अगर हम इसके अंकों को एक आधार बनाकर विश्लेषण करें तो बच्चों ऑप्शनल में 500 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, यानी टोटल 500 नंबर का होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप जीएस में जाएं तो लगभग 90 नंबर का, 90 मार्क्स का प्रथम प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें कुछ आधुनिक भारत के, कुछ कल्चर के पोर्शन, आर्ट आर्किटेक्चर के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन है सब हिस्ट्री से ही रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप आईआर में चले जाएं, हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, विश्व इतिहास पढ़ेंगे, तो विश्व इतिहास को तो खैर अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जननी ही कहा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो 1648 में जब वेस्टफैलिया की संधि होती है, वहीं से विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों की शुरुआत होती है। राष्ट्रीय सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय संधि, ये सारे विचार सामने आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि आईआर में भी अगर हम गणितीय ढंग से देखें तो सेकंड पेपर जो जीएस का है उसमें 20% आईआर की चीजें इतिहास से ही संबंधित रहती है। इवन ये भी स्पष्ट कर दूं कि करंट अफेयर्स की चीजों में भी इतिहास की बातें होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको दें कि इजराइल का हमास के साथ संघर्ष है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 1948 में इजराइल को मान्यता दी गई, कैसे मुस्लिम पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष किया। तो बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो विश्व इतिहास आ। इसके अलावा अगर आप देखें तो हिस्ट्री में बहुत सारे हम थिंकरों को पढ़ते हैं, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, समाजवादी बहुत सारे थिंकर हैं, गांधी हो, उधर प्लेटो, अरस्तु हो, हीगल, मार्क्स हो, इमानुएल कांट हो। इन सब विचारकों को भी आप फोर्थ पेपर इथिक्स में पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ न कुछ भूमिका होगी। इसके अलावा अगर आप देखें, अब हम इसको नंबर तो नहीं देंगे लेकिन उपयोगिता बता रहे हैं आपको कि अगर आप इतिहास विषय का चयन करेंगे तो किस रूप में आपके लिए उपयोगी हो। सिर्फ 500 नंबर का ऑप्शनल ही नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि जीएस के फर्स्ट पेपर 90 नंबर का ही है, सेकंड पेपर में भी आईआर के पोर्शन में 20% आप मान के चलिए आएगा। क्वालिटी को भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करता ही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फोर्थ पेपर एथिक्स में तमाम थिंकरों को आप देखेंगे। आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आप इसकी भूमिका को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें बच्चों तो हम निबंध में भी देख सकते हैं। निबंध अच्छा लिखने के लिए, क्योंकि अब तो यूपीएससी में जो निबंध पूछे जा रहे हैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट पूछे जा रहे हैं अमूर्त विषयों पर, जिसपे स्पेकुलेटिव माइंड चाहिए, आपका चिंतन करने वाला मन मस्तिष्क चाहिए, और कुछ चीजें हिस्टोरिक बैकग्राउंड की चीजें पूछी जाती हैं, आपकी कल्चर, सिविलाइजेशन, रिचुअल्स, इन सारी चीजों को भी लेकर के निबंध पूछा जाता है। तो निबंध में भी इतिहास की भूमिका है। इवन इतिहास यदि अच्छे से आप जानते हैं तो निबंध लिखने के लिए कभी भी सामग्री की कमी नहीं होगी आपको। इस रूप में आप देख सकते हैं कि कैसे कितना उपयोगी है। अक्सर मैं ऑप्शनल की क्लास के दौरान बच्चों से शेयर करता हूं
कि बच्चों अगर 500 का ऑप्शनल विशुद्ध रूप में देखें, 90 नंबर की हिस्ट्री जीएस में देखें, लगभग 20 से 25 नंबर को आईआर में लें, एथिक्स में भी 25-30 नंबर को लें, लगभग 100 नंबर के निबंध को भी प्रभावित करता है, तो कुल मिला के मोटे तौर पर ये लगभग 700 प्लस हो जाता है। तो 700 प्लस नंबर का योगदान हिस्ट्री का ही है विशुद्ध रूप में। आप इसको कैलकुलेट कर लें, स्वतः भी देख लेंगे आप कि किस तरह से इतिहास की भूमिका है इसमें। इसलिए इतिहास विषय का जब आप चयन करेंगे इस रूप में उपयोगी है। और अब चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेचर ऑफ क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि उसमें बहुत ज्ञान की जरूरत पड़ती ही नहीं कि आपको 50 किताब 60 किताब पढ़ने की जरूरत है, नहीं। आप कुछ लिमिटेड बुक्स पढ़ेंगे, वो हम बता भी देंगे आपको, और उन बुक्स को आप पढ़ करके बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। हाँ, स्कोर करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है प्रेजेंटेशन। क्योंकि आप देखिए कि 1000 पन्ने की लोकतंत्र पर पुस्तक आपको मिल जाएगी, लेकिन पता चला उसी लोकतंत्र को आपको 250 शब्दों में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेजेंटेशन के लिए राइटिंग स्किल मजबूत करनी पड़ेगी। राइटिंग स्किल मजबूत आपकी कैसे होगी? उसके लिए आपको लगातार लिखना पड़ेगा, स्वतः चेक करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपर्ट से आप चेक कराएं कि आपने जो कुछ भी लिखा है उसमें क्या कमियां हैं, और लगातार यदि आप लिखेंगे तो निश्चित तौर पर गुणात्मक सुधार होगा। अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल, क्योंकि सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्वतः का ही होता है। पहली बार जब मेंस दिए थे तो मुझे 283 नंबर मिले थे। उस समय प्रेजेंटेशन शब्द की भी ढंग से समझ नहीं थी, लेकिन जब मेहनत किया गया, लिखने की प्रैक्टिस की गई, तो 283 360 में तब्दील हो गया। उस समय 600 का ऑप्शनल होता था बच्चों। वो इसलिए हो गया क्योंकि प्रेजेंटेशन पर मेहनत की गई। यद्यपि ये बहुत तपस्या वाला काम है, मैं तो बहुत सहज तरीके से बोल दिया, आपको लग भी गया कि हाँ गुरुजी ऐसे ही होता है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि इसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। कम से कम पर डे आप 1.5-2 घंटे लिखें। ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप स्पेशल स्ट्रेटजी के तहत पढ़ेंगे, जनरल स्टडी अलग ढंग से। इसमें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हमारा सिलेबस कैसे पूरा हो रहा है, इसमें क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। इसी क्रम में आप ये भी देखेंगे कि 500 के पेपर में यूपीएससी पिछले 10-15 साल से प्रश्नों को कैसे परिवर्तित कर रही, कैसे चेंज कर रही, उसका भी एक विजन डेवलप करना पड़ेगा। जब ये विजन डेवलप हो जाएगा तो जब आप एग्जाम देंगे तो लगेगा कि यार प्रश्न तो बिल्कुल हम तो घर पे ही पढ़े थे, बहुत आराम से तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक विजन डेवलप हो गया। अच्छा, विजन डेवलप यूं ही नहीं हो जाएगा, आप लगातार स्टडी करेंगे। अच्छा, स्टडी करने के साथ जो और खास काम आपको करना है बच्चों, ताकि अच्छे अंक आए, क्योंकि कुल मिला के उद्देश्य मेरा है कम से कम, चूंकि आज 500 का ऑप्शनल हो रहा है, तो मेरा मानना है कि कम से कम आप 300 स्कोर करें। 300 कम से कम आप स्कोर करें, और 60% यदि आप स्कोर कर लेते हैं तो अगर जनरल स्टडी में थोड़ा बहुत कम भी होगा, क्योंकि जनरल स्टडी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो 300 ही आपको ऊपर की रैंक पाने में, प्रॉपर आईएएस बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब आपको लगेगा कि गुरुजी 300 नंबर ऐसे यूं ही कैसे आ जाएगा? आ जाएगा, बस आप मेहनत करें, साधना तपस्या करें, रोज लिखें। एक और जो महत्वपूर्ण बात है इसमें मेंशन करना चाहता हूं कि आप चिंतन जरूर करें।
कोई भी आप चैप्टर पढ़ लिए तो उस पर थिंक करें कि इसमें क्या है, क्यों है, कैसे है, कितना है, कौन है, क्योंकि प्रश्न की प्रकृति ऐसे ही है। अच्छा, यूपीएससी के एग्जाम में आप ये भी देखिए, चूंकि प्रश्न की प्रकृति बच्चों इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वाली है, अंतर विषयक संबंध वाली है। अंतर विषयक संबंध को सरल शब्दों में अगर आप देखें, जो बच्चे बिल्कुल नए होंगे, जिनको इतिहास विषय ऑप्शनल के रूप में लेना है, कैसे पढ़ें, कैसे समझ विकसित करें कि क्या इसमें जानना है, तो ये है कि बच्चों अंतर विषयक संबंध का सामान्य अर्थ यह है कि अगर आपका समाज ऐसा है तो अर्थव्यवस्था ऐसी हो, राजनीति ऐसी हो, आपकी मान्यताएं, धारणाएं या बिलीफ सिस्टम आपका ऐसा होगा, सब एक दूसरे से अंतर संबंधित हो, क्योंकि समाज में रहने वाला व्यक्ति आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करता है और सारी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए एक शासन प्रशासन को भी डेवलप करता है, और अंत में समग्र रूप में जीवन दर्शन विकसित करता है, तो धर्म और दर्शन का विकास हो जाता है। तो कुल मिला के अंतर विषयक संबंध से आपको गुजरना है। कि एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि उदारवाद क्या है, तो उदारवाद सामान्य शब्द यह है कि बहुत लिबरल अप्रोच के हैं, फ्लेक्सिबल हैं, टिपिकल नहीं है, बंधन नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो बंधन रहित होना उदारता का सामान्य अर्थ है। कि भाई कहते हैं बहुत उदार व्यक्ति हैं, ये सरल व्यक्ति हैं, सहज व्यक्ति। उदारवाद में मूल तत्व जो ध्वनित हो रहा है, व्यक्त हो रहा है, वो स्वतंत्रता का है, कि हम किसी बंधन में न बंधे। इसलिए स्वतंत्रता में आप अगर जाएं, पॉलिटिकल साइंस का जो कॉन्सेप्ट है कि से स्वतंत्रता की स्वतंत्रता, से स्वतंत्रता में यानी नेगेटिविटी वाली चीजों को हटा देंगे, की स्वतंत्रता में पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो जब हम उदारवाद की बात करते हैं यानी स्वतंत्रता देना, और जब आप स्वतंत्रता दे रहे हैं तो हर काम में स्वतंत्रता दे दें। तो आर्थिक रूप में स्वतंत्रता दे देंगे तो पूंजीवाद आ जाएगा। अब जब पूंजीवाद में आप जानते हैं कि पूंजीवाद को एक लाइन में समझने की बात है यह कि व्यक्ति की निजी संपत्ति की धारणा, निजी स्वामित्व की धारणा पूंजीवाद है। यानी व्यक्ति विशेष का लाभ महत्वपूर्ण है, उसका स्वामित्व है, उसकी अपनी निजी संपत्ति है, यही पूंजीवाद है। और इसी को समाज से हम जोड़ दें तो व्यक्तिवाद आ जाएगा, यानी हर इंडिविजुअल का महत्व। तो राजनीतिक रूप में जो उदारवाद है वही आर्थिक रूप में पूंजीवाद है, सामाजिक रूप में व्यक्तिवाद है। और जब आप धार्मिक रूप में जाएंगे, चूंकि वो बंधन रहित, इसी को हम सेकुलरिज्म भी कहते हैं या नेचुरलिज्म भी आप कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया मैं आपको, यद्यपि ये सारी चीजें सीक्वेंस में आती हैं, जब हम विश्व इतिहास का अध्ययन करते हैं तो सारी चीजें एलिबरेट होती हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में कि अंतर विषयक संबंध तो मैं बोल गया। अब आपको लगे गुरुजी ये होता क्या है, तो ये उदारवाद, पूंजीवाद को हमने राजनीतिक और आर्थिक रूप में देख लिया, व्यक्तिवाद को सामाजिक रूप में देख लिया, और पंथ निरपेक्षता या प्रकृतिवाद को हम धार्मिक रूप में देख लिए। तो ये अंतर विषयक संबंध का एग्जाम्पल। पूरा जीवन भी आप अपने जीवन को देख लें, उस जीवन को शासन प्रशासन से जोड़ लें, तो आपको सीधे एक विजन डेवलप होगा कि परीक्षा प्रणाली हमारी ऐसी क्यों है, क्यों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए पूछे जाते हैं बच्चों कि जीवन ही अंतर विषयक संबंधित है। समग्र रूप में अगर आप देखें तो कितने डायमेंशन है जीवन में, हर डायमेंशन में आपको जीना है। तो शासन प्रशासन के लिए जो उसमें जो जाने के लिए परीक्षा होती है, जिससे आप आईएएस आईपीएस बनते हैं, वो एग्जाम की प्रकृति में ऐसे प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, तो उसके मूल में जाएं तो आपका जीवन ही उसका मूल है। इसी की समझ की परीक्षा होती है आपकी, उसमें आप देखते हैं कि क्या कैसे पूछा जा रहा प्रश्न।
अब हर युग का अपना एक अलग स्वरूप है। मैंने ये एग्जाम्पल तो आपको दे दिया, तो ये एक आधुनिक युग का एग्जाम्पल है। लेकिन अब आप इंडस वैली में बाय द वे अगर आप जाते हैं कि इंडस वैली में क्या चीजें थी, एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीयता क्यों आई? ग्रामीणता आई होगी, कृषि आई होगी, गैर कृषि की आई होगी, सरप्लस प्रोडक्शन होगा, लेबर डाइवर्सिटी होगी, फिर लेबर डाइवर्सिटी से इतना डेवलप हो गया होगा, फिर अर्बनाइजेशन की ओर हम बढ़ेंगे। इसमें एक सभ्यता का विकास आप देख सकते हैं, संस्कृति का विकास देख सकते हैं, प्रौद्योगिकी विकास देख सकते हैं। कुल मिला के अगर हम एक शब्द देखें तो उद्यमशीलता को आप देख सकते हैं, कैसे व्यक्ति उद्यमी हो रहा है। इनके मूल में अगर आप जाएं तो विकास अगर आप देखो तो पाषाण काल में मानव की जरूरतें सीमित थी। क्यों? क्योंकि उसकी समझ सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे समझ विकसित होती गई, उसकी जरूरतें बढ़ी। आज की तारीख में अगर आप देखें तो मानव का जीवन कैसे है? आवश्यकताओं से इच्छाओं की ओर जा रहा है। इच्छा कर रहा है, उससे प्रोग्रेस कर रहा है। हमने एरोप्लेन क्यों डेवलप की? टाइम बच, बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के बच्चों, कहने का मतलब यह है कि हम आवश्यकताओं जो सीमित है उनसे इच्छाओं की ओर बढ़ रहे हैं। इवन अगर आप देखें, जो मध्यम मार्ग को मैं अपने रूप में देखता हूं, कि अपने दृष्टिकोण से देखता हूं कि मध्यम मार्ग जो बुद्ध ने कहा वो तो बहुत अच्छी बात है, जो अरस्तु ने कहा वो बहुत अच्छी बात है। आज की तारीख में अगर मध्यम मार्ग को हम देखें तो वो आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच का मार्ग है मध्यम मार्ग। ये लाइन में बच्चों को ऑप्शनल क्लास के दौरान लिखवाता भी हूं कि आज की तारीख में मध्यम मार्ग यही है। इच्छाएं तो हों लेकिन सिर्फ इच्छाएं ही ना हो, आवश्यकताएं तो हैं लेकिन आवश्यकताओं तक ही सीमित ना हो, क्योंकि फिर आप विकास नहीं करोगे, प्रोग्रेस नहीं करोगे। तो संकल्पनाएं जो प्राचीन काल की थी वो आधुनिक काल में एक नए रूप में व्यक्त होंगी। आने वाले समय में उसका कुछ और स्वरूप बदल जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जब आप पढ़ेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की समझ विकसित करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपके अंदर एक टोटलिटी वाला, समग्रता वाला बोध विकसित होगा। और इससे आपको बहुत लाभ हो। इस क्रम में अगर हम देखें कि कुछ हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, प्रश्नोत्तर को पक्षेप दे देते हैं। प्रश्नोत्तर यानी प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में, विश्व इतिहास के संदर्भ में क्या कैसे प्रश्न आएंगे, क्या आ रहे हैं, या कैसे प्रश्न आ चुके हैं, तीनों को हम दिमाग में रखे। प्रश्न आ चुके हैं, अभी इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, भविष्य में किस ढंग के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी हम देख सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के पहले हम आपको उत्तर लेखन पर थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहते हैं। उत्तर लेखन ही सब कुछ है, सफलता का मूल आधार ही यही है। अभी जब आप अध्ययन किए, या नंबरों की जो प्रासंगिकता, या मैं अंतर विषयक संबंधों पर जो बातें की, इन सब का लब्बो लुबाब उत्तर लेखन है। और उत्तर लेखन से ही अच्छे अंक से ही सफलता, जो आपका उद्देश्य है। उत्तर लेखन में जो आपको ध्यान रखना है, इसमें मोटे तौर पर हम 3 पक्ष देखते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आपका उत्तर जो है वो 3 पक्ष इसके होंगे। कोई भी प्रश्न हो, व्यवस्था से संबंधित, घटना से संबंधित, व्यक्तित्व से संबंधित, कैसा भी प्रश्न हो, इसके अगर हम उसमें जाएं प्रथम पक्ष में, तो इसमें हम परिचय वाले पक्ष को देखते हैं। परिचय सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक एग्जाम्पल देंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। मान लीजिए अगर हम अपने राष्ट्रपति महोदया को
व्यक्त करना चाहते हैं, उनका परिचय देना चाहते हैं, हम यही परिचय देंगे कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका यही परिचय है। अब अगर आप ये देखते हैं कि उनका जन्म उड़ीसा में हुआ था और बड़े संघर्ष के कारण इतनी चुनौतियों के बाद वो पता चला शब्द लिमिट क्रॉस कर गया। अच्छा, इसमें क्या है, ये तीनों पक्षों में अगर आप देखिए तो वर्ड लिमिट हम रखते हैं। परिचय आपका ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। अगर 150 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है तो भी आप 15 से 20 शब्द, और 250 का लिखना है तो भी। अब 20 का 22 हो गया, 23 हो गया तो कोई आपने क्राइम नहीं कर दिया है, लेकिन 15 से 20 शब्द से ज्यादा परिचय नहीं दे, इतने में ही व्यक्त करना है। अच्छा, ध्यान रखेंगे, इसी परिचय से ही सेकंड पक्ष उत्तर का आता है, जिसको हम मुख्य पक्ष कहते हैं। मुख्य पक्ष आप कह सकते हैं कोर एरिया। अभी हम आपको एग्जाम्पल के साथ इसको पहले एक ढांचा बना देते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं। मुख्य पक्ष में क्या होता है कि जो प्रश्न का क्रक्स, मूल है, उसमें देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां, ये अब किस वर्ष का प्रश्न एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि भारतीयों ने पश्चिमी हथौड़े से ही पश्चिमी दासता की बेड़ियों को तोड़ दिया। अब ये प्रश्न आ गया, भारतीयों ने पश्चिमी हथौड़े से पश्चिमी बेड़ियों को तोड़ दिया, या पश्चिम की दासता की बेड़ियों को तोड़ दिया। अगर ये प्रश्न आता है कमोबेश, अब इसमें आपको परिचय क्या देना है? परिचय इसमें आए बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत ने पश्चिमी हथौड़े से पश्चिमी दासता की बेड़ियों को तोड़ दिया, यानी आजाद हो गए। तो परिचय में आप सीधे यही लिखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, जो पहले अंग्रेजों का गुलाम था। यह परिचय हो गया आपका, बिल्कुल सहज तरीके से, बिना किसी प्रेशर के आप परिचय दें। अब इसका मुख्य पक्ष क्या है? मुख्य पक्ष है कि पश्चिमी हथौड़ा और पश्चिमी दासता, ये इसका मुख्य पक्ष है। अब 250 शब्द में अगर आपको लिखना है तो स्ट्रक्चर ये कहता है कि 15-20 शब्द में परिचय दें, और थर्ड पर हम आ जाते हैं, इसे भी हम 15 से 20 शब्द में ही देते हैं, जिसको हम निष्कर्ष का पक्ष देते हैं। 15-20 शब्द यानी 2 लाइन में आपको निष्कर्ष लिखना है, जो ट्रेंड एग्जाम का है। अब ये 20-20, 40 या 15-15, 30 जोड़ देंगे तो 250 शब्द के उत्तर में 210 शब्द बनता। अब मुख्य पक्ष में आपको 210 शब्द लिखना है। अब इसको लिखने की ही मेन चुनौती है। इसको अगर आप बढ़िया से प्रेजेंट कर दिए तो नंबर आपको मिल जाए। आप प्रेजेंट क्या करना है, अगर हम थोड़ा सा इसको आपको लिख कर बताएं कि पश्चिमी हथौड़ा, पश्चिमी हथौड़ा, पश्चिमी हथौड़ा का सेंस यहां क्या है बच्चों, कि अंग्रेजों ने जो कुछ शासन प्रशासन या अंग्रेजी जो सुधार हुए, वही पश्चिमी हथौड़ा है, जिसके लिए एक शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, पैक्स ब्रिटानिका। मानववाद, उदारवाद, पंथ निरपेक्षता जैसे विचारों को मिला करके हम पैक्स ब्रिटानिका शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सर, इसमें राष्ट्रवाद को भी जोड़ दें तो मानववाद, उदारवाद, राष्ट्रवाद, पंथ निरपेक्षता की धारणा जो है, इसे हम पैक्स ब्रिटानिका एक शब्द में भी व्यक्त कर सकते हैं। आप इसका उत्तर लेखन में इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी होता है कि
समय कम है, कौन सा एक शब्द हम पुट कर दे, तो उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो पैक्स ब्रिटानिका को हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि पश्चिमी हथौड़ा का कहां तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, कैसे तात्पर्य है, क्यों तात्पर्य है। तो इसमें आपने ये शब्द डाल दिया। तो जैसे आपने परिचय दिया उसके बाद से ही अंग्रेजों के गुलाम थे, तो पैराग्राफ चेंज करेंगे आप, परिचय के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कि जहां तक पश्चिमी हथौड़े का प्रश्न है तो मानववाद, उदारवाद, राष्ट्रवाद, पंथ निरपेक्षता, इन सबको पश्चिमी हथौड़े के रूप में देखते हैं, जो अंग्रेजी शिक्षा, समाज सुधार, शासन प्रशासन, विभिन्न कानून, संवैधानिक विकास इत्यादि के द्वारा भारत में लागू किए गए। अब ये अंग्रेजों का उद्देश्य ये तो नहीं था कि भारत में राष्ट्रवाद आ जाए और हमारा शासन खत्म हो जाए, हम जो ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं खत्म हो जाए, ये तो नहीं चाहते थे वो। उनका तो उद्देश्य था कि हम कितना निचोड़ ले। याद करिए वो कोटेशन जो बड़ा प्रसिद्ध है जॉन सुलिवान का, कि हमारी प्रणाली स्पंज की तरह जो गंगा नदी से सोखती है टेम्स पर उड़ेल देती। तो उनका उद्देश्य एक ही था कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा धन उगा ले भारत से, यही मुद्दा था उनका। इसलिए उन्होंने समाज सुधार किए, शासन प्रशासन, शिक्षा व्यवस्था, प्रेस का विकास या अवसंरचनात्मक विकास, रेलवे का विकास, जो कुछ भी किया उन्होंने वो इसीलिए किया था। अब यही आधुनिक विचार हथौड़े के रूप में हमने इस्तेमाल किया। वो तो कभी नहीं चाहते थे हमारे अंदर राष्ट्रवाद आए, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिम के आधुनिक विचार, शासन प्रशासन, सुधार, इन सब से हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना आई, हमने स्वतंत्रता आंदोलन लड़े, आजाद हो गए। लेकिन चूंकि प्रश्न इन्वर्टेड कामा में है तो आपको इन्वर्टेड कामा की भी समझ होनी चाहिए। जब इन्वर्टेड कामा में कोई प्रश्न आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपको इससे सहमत होना है तो क्यों कैसे, असहमत होना है तो क्यों कैसे, दोनों को बताना है, यानी समीक्षा करनी है। अब पश्चिमी हथौड़ा पूरा बता दिए आप, जिसके लिए मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था पैक्स ब्रिटानिका। लेकिन फिर आप बताएंगे कि अब पश्चिमी हथौड़ा बताने के बाद आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, यानी तीसरा पैरा आ गया। इसमें आप ये लिखेंगे कि सिर्फ पश्चिमी हथौड़े से ही पश्चिमी दासता की बेड़ियों को नहीं तोड़ा गया, बल्कि गांधी के आंदोलन, सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा और जो उनकी रणनीति थी उसको आप व्यक्त करेंगे। जन आंदोलन कैसे विकसित हुआ, साध्य साधन की पवित्रता का दर्शन कैसे आया, इन सब के माध्यम से उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो यहां ये नहीं बिल्कुल सिद्ध कर देना है कि नहीं नहीं हमने तो बस पश्चिमी हथौड़े से ही अंग्रेजों को मार भगाया, आजाद हो गए, नहीं। आप पश्चिमी हथौड़े को बता दिए लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी बता दिए। फिर तीसरा पक्ष जो निष्कर्ष कहता है, इसमें आप अब देखिए मुख्य पक्ष में हम निष्कर्ष से पहले अगर जाए, मुख्य पक्ष में हमने तुलना भी कर दी पश्चिमी हथौड़ा और भारतीय हथौड़ा, जिसको आप कह सकते हैं गांधीवादी रणनीति, लिमिटेशंस भी इनकी बता दी। तो तुलना का भी पक्ष आ गया। इसलिए सामान्यतः आप देखिए कि मुख्य पक्ष लिखते समय हमेशा आपको तुलना करनी पड़ेगी, चाहे जैसा प्रश्न हो उस प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से आप तुलना करेंगे जो प्रासंगिक होगा। अंत में निष्कर्ष आप लिख देंगे कि 1947 में हम आजाद हो गए, क्योंकि पश्चिमी हथौड़े के साथ साथ हमने भारतीय हथौड़ों को भी विकसित किया और 15 अगस्त को स्वतंत्रता प्राप्त कर ली।
अब ये पूरा एक अच्छा सा उत्तर हो गया। ये एक एग्जाम्पल मुझको लगा कि उत्तर लेखन में समस्या मेन यही आती है बच्चों को कि प्रश्न की जो मांग है, क्रक्स उसको निकाल नहीं पाते। ये धीरे धीरे विकसित हो जाता है। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो निश्चित तौर पर ये धीरे धीरे विकसित हो जाता है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, उनको उत्तर लिखना नहीं आता है, तो वो कैसे लिखना शुरू करें? तेंदुलकर भी एक दिन में तेंदुलकर नहीं बना, विराट कोहली भी एक दिन में विराट कोहली नहीं बना। इसका मतलब है कि साधन विकसित करने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है, लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करना पड़ता है, तब जाके हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। इस ढंग से प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे हम एक प्रश्न 2024 वाला लेते हैं, वो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये 2024 का प्रश्न है, तो ज्यादा प्रासंगिक होगा, महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न ये है बच्चों कि मौर्य साम्राज्य के सामाजिक धार्मिक परिदृश्य को आकार देने में बौद्ध धर्म की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इसको हम जो है लिख देते हैं कि मौर्य साम्राज्य के सामाजिक धार्मिक, मौर्य साम्राज्य के सामाजिक धार्मिक परिदृश्य को आकार देने में बौद्ध धर्म की भूमिका, धर्म की भूमिका पर चर्चा करें। मुझे लगा कि एक आधुनिक भारत का एग्जाम्पल दे दिया तो आपको एक प्राचीन भारत का एग्जाम्पल दे, और ये प्रश्न मुझे अच्छा लगा है, 2024 का प्रश्न है ये, इसलिए इस पे थोड़ी सी चर्चा करना उपयोगी लगा। अब देखिए बच्चों क्या है, मौर्य साम्राज्य के सामाजिक धार्मिक परिदृश्य को आकार देने में बौद्ध धर्म की भूमिका। अब इसमें भी जो मैं उत्तर लेखन पर भी आपको थोड़ा सा शेयर किया, उसको आप सीधे लागू करेंगे। तो सबसे पहले परिचय वाला प्रश्न, परिचय का जो पक्ष है, परिचय में आप कह देंगे कि 322 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो अशोक के काल में उत्कर्ष तक पहुंचा और 185 ईसा पूर्व के आसपास समाप्त हो। ध्यान रखेंगे, हर विषय के परिचय की अपनी प्रकृति है। संविधान पर उत्तर आपको लिखना है तो अनुच्छेद का उल्लेख करते हैं आप, अर्थव्यवस्था को उत्तर लिखना है तो आप डेटा बेस्ड बातें करते हैं, भूगोल की बात होती है तो आप उसको विजुअलाइज करने के लिए मैप बनाते हैं, और साइंस की बात होती है तो उसकी थ्योरी लिखते हैं। तो हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी का, पर्सनालिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो देखते हैं कि कैसे हेरोडोटस क्या कहता है। हेरोडोटस कहता है कि किसी देश के इतिहास को उसके भौगोलिक कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाता है। पानीपत ही क्यों हो रहा है, पानीपत ही निर्णायक क्यों हो रहा है, तो पानीपत एक भूमि है, भूगोल है, लेकिन उसने इतिहास की दिशा दशा बदल दी। तो कुल मिला के समय का, स्थान का और व्यक्तित्व का इतिहास में बड़ा रोल है। तो परिचय में आप दे देंगे, ये परिचय हो गया। अब सीधे पर इस पे पक्ष पे आए कि जहां तक मौर्यकालीन सामाजिक धार्मिक परिदृश्य में बौद्ध धर्म की भूमिका का प्रश्न है, तो मौर्य साम्राज्य में वैदिक कालीन सामाजिक परंपरा चली आ रही थी। यानी अब दूसरे पक्ष में आप आके, जिसको हम मुख्य पक्ष कहते हैं, लिखना शुरू कर देंगे। परिचय देने के बाद पैराग्राफ चेंज करें कि मौर्य साम्राज्य में वैदिक समाज की निरंतरता बनी हुई थी,
लेकिन 600 बीसी के आसपास या 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास जब बौद्ध धर्म का विकास होता है तो उसने वैदिक समाज की बहुत सारी धारणाएं, मान्यताएं, संस्कार या परंपराओं को चुनौती दी। उन चुनौतियों से ही वैदिक समाज परिवर्तित होने लगा। अब उस पे हम नहीं जाएंगे, ध्यान रखेंगे गलती क्या हो जाती है। मौर्यकालीन पूरे समाज का वर्णन कर देते हैं बच्चे, धर्म का वर्णन कर देते हैं। नहीं, आपको ये करना ही नहीं है बच्चों। आपसे बहुत छोटा सा उत्तर मांग रहा है कि भाई बौद्ध धर्म की क्या भूमिका है। तो एक वैदिक समाज चला आ रहा है। अब उस वैदिक समाज में अगर आप देखें तो जैसे वर्ण व्यवस्था थी जो जाति व्यवस्था में तब्दील होकर के स्थापित हो चुकी थी, और जाति व्यवस्था को बुद्धिज्म ने नहीं माना, यानी बौद्ध धर्म ने जातीय दृढ़ता, सुदृढ़ता, रिजिडिटी को चुनौती दी, सामाजिक समानता, समता की बात की। जन्म से कोई श्रेष्ठ है इसको खारिज कर दिया बुद्ध, यानी कहीं न कहीं पुरुषार्थ को, प्रतिभा को बुद्ध ने महत्व दिया। ये बहुत डायनेमिक चीज थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन्मना नहीं, कर्म से हूं, यानी वैज्ञानिकता है एक प्रकार की। अब आपको पता चला कि आपने मौर्य साम्राज्य की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, और जो यूनानियों ने, मेगास्थनीज ने जो लिखा और जो एनालिसिस किया, इतिहासकारों ने, रोमिला थापा, आर शर्मा या आरसी मजुमदार या जिन लोगों ने भी लिखा, पूरा लिख डाले। नहीं, आपको प्रश्न के हिसाब से उत्तर लिखना है। बौद्ध धर्म ने किन किन चीजों पर चोट की? जाति व्यवस्था पर चोट की, अस्पृश्यता पर चोट की, भेदभाव पर चोट की, समानता। अच्छा, जिन विचारों को बुद्ध की निगाह में लगा कि ये तो ठीक नहीं है, उनको खारिज कर दिया और उनके स्थान पर कुछ बेहतर करने की बात की। यानी बुद्ध कहीं न कहीं डायनामिक है। बुद्ध के विचार गतिशील हैं, प्रगतिशील हैं। वर्ण व्यवस्था में आप देखें कि जो सबसे उद्यमशील वर्ग यानी वैश्य वर्ग था, वैदिक व्यवस्था में उसको उपेक्षित किया गया कि भाई तुम सूद नहीं ले सकते, लाभ नहीं कमा सकते। लेकिन बुद्ध सूद लेने को वर्जित नहीं मानते। क्यों? क्योंकि बुद्ध जानते हैं कि उद्यमशीलता से ही समाज में भौतिक संस्कृति विकसित होगी, भौतिक प्रगति होगी, इससे समाज प्रोग्रेसिव बनेगा, और समाज प्रोग्रेसिव बना, आर्थिक समृद्धता आई तो राजनीति भी, राज्य भी मजबूत होगा। चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं, खैर वो तो ब्राह्मण धर्म का आदमी आया था, लेकिन अशोक को देखें आप, अशोक ने बौद्ध धर्म को बाकायदे संरक्षण दिया। क्यों? क्योंकि वो साम्राज्य के लिए उपयोगी है, मौर्यकालीन समाज के लिए उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? क्योंकि सभी वर्णों को बराबर देखते हैं बुद्ध। अच्छा, बुद्ध का हम अब यहां कौटिल्य से भी थोड़ी बहुत तुलना कर सकते हैं। बुद्ध सामाजिक समानता की बात करते हैं और कौटिल्य भी चारों वर्णों को सेना में भर्ती होने की बात करता है। यानी वो कहीं न कहीं प्रोग्रेसिव है, वो कि भाई जिसमें जो प्रतिभा है उसको महत्व दिया जाए, जन्म से जन्मगत श्रेष्ठता को महत्व न दिया जाए। तो बुद्ध के सामाजिक विचार प्रोग्रेसिव है और वो साम्राज्य के हित में है। इसलिए अशोक देखिए बौद्ध धर्म को संरक्षण देता है, प्रतिबौद्ध संगीत भी आयोजित करता है, लोगों को शिक्षित करता है, संबोधित करता है अभिलेखों के माध्यम से, क्योंकि वो जानता है कि अगर समाज में शांति होगी, समाज में पुरुषार्थ की धारणा विकसित होगी, उद्यमशीलता की संस्कृति आएगी, कार्य संस्कृति विकसित होगी, प्रतिभा को महत्व दिया जाएगा तो आर्थिक समृद्धता आएगी, और आर्थिक समृद्धता आएगी तो राज्य साम्राज्य भी मजबूत होगा। इसलिए प्रगतिशील पक्षों को सामने रखता है। अशोक बुद्धिमान था। तो इस रूप में बुद्धिज्म की प्रासंगिकता को देख सकते हैं। अब अगर हम पहले सामाजिक संदर्भ को देखें और हम अगर धार्मिक संदर्भ में जाएं
तो बुद्ध को देखिए कि आप, बुद्ध ने कर्मकांड की निंदा की, कर्मकांड की निंदा की, पशु बलि, हिंसा, इन सब की निंदा की, बहुदेववाद की निंदा की, देववाद की निंदा की। इवन ये कहें कि वेदवाद, यज्ञवाद, देववाद तीनों को खारिज किया बुद्ध ने। और ये तीनों मौर्य काल में समायोजित किए गए, क्योंकि अशोक सम्राट था। सम्राट सबका होता है, किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष का नहीं होता है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को महत्व तो दिया, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु रहा। अब देखिए कि बराबर नागार्जुनी कुंडा में आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं बनवाई। इसका मतलब यही है ना कि वह सर्वधर्म संभाव वाली जो भारतीय परंपरा उसको महत्व देता है। लेकिन बौद्ध धर्म के धार्मिक विचार किस रूप में उपयोगी हैं, मौर्य साम्राज्य को कितना सहयोगी, उपयोगी, प्रगतिशील, गत्यात्मक बना रहे हैं, इस रूप में इनको आप देख सकते हैं कि कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अशोक ने, आप देखिए, क्योंकि मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू हुआ, बिंदुसार आया, फिर अशोक आया। अशोक के काल तक मौर्य साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर है, उसके बाद मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन ही हो रहा है। उसका एक पौत्र था दशरथ, वो भी देखिए सहिष्णु था। तो अच्छा, बुद्ध मध्यम मार्गी है, बुद्ध जो है मध्यम मार्गी है, और समाज मध्यम मार्ग से ही चलेगा। धार्मिक धारणाओं के प्रति भी आपको मध्यम मार्गी दृष्टिकोण अपनाना होना, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे धर्म अगर आपके समाज में है, वैदिक धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, आजीवक भी है, तो आपको सभी धर्मों के प्रति एक सहिष्णुता की धारणा रखनी पड़ेगी। यही कारण है कि अगर आप देखिए कि अशोक दोहरी सहिष्णुता की बात करता है, व्यक्ति के रूप में एक दूसरे के प्रति सहिष्णु हुई और उनके विचारों के प्रति भी सहिष्णु हुई, दोहरी सहिष्णुता। ये सारी चीजें बौद्ध धर्म से आप सीख सकते हैं, क्योंकि मध्यम मार्ग यही है, कुछ झुकना कुछ झुकाना। बुद्ध ने अतिवादिता का विरोध किया। तो इस तरह से आप देखिए, चूंकि उस समय का समाज कितना शिक्षित रहा होगा, यानी धर्मपरायण जनता है। इवन समाज भी धर्म से कहीं न कहीं नियंत्रित, निर्देशित, प्रभावित होता था। तो हम धर्म को इस रूप में व्यक्त करें। और उसमें भी अगर आप देखिए तो बौद्ध धर्म के दो पक्ष थे, एक तो श्रमणिक पक्ष था और एक जो है गृहस्थों का पक्ष था। तो मौर्य काल में आप देखिए कि सन्यासी भी हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो वो श्रमणिक हो गए। लेकिन उपासक धर्म या गृहस्थ के लिए भी बौद्ध धर्म था, वह यहां उपयोगी साबित हो रहा है। क्योंकि बुद्ध के अगर आप विचार देखें तो बुद्ध के जो विचार हैं, बुद्ध ने ज्ञान और नैतिकता में नैतिकता को ऊपर रखा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि बुद्ध के जो विचार हैं वो बहुत प्रगतिशील है, उनके सामाजिक विचार भी, उनके धार्मिक विचार भी। अच्छा, बुद्ध बहुत व्यवहारिक थे, यहां भी वो दोहरा मानदंड अपनाते। एक सन्यासी या श्रमणिक के लिए बौद्ध धर्म की प्रकृति अलग है, उसमें वो कहते हैं कि नहीं, आपको अपरिग्रह में जीवन जीना है। लेकिन जब उपासक धर्म की बात करते हैं, जिससे समाज, राजनीति, धर्म, साम्राज्य, सम्राट काम करेगा, उसमें वो उपासक धर्म की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवहार में वही संभव है। तो बुद्ध बहुत ही प्रैक्टिकल थे और इस व्यवहारिकता को अशोक समझा अपने अनुसार। भाई जो जरूरी था उसको उसने उपयोग किया, क्योंकि अशोक बुद्धिस्ट था, लेकिन इसके पहले वो सम्राट था, और सम्राट जो है वो राज्य का प्रमुख होता है। तो इसलिए बौद्ध धर्म ने समाज में जो कुरीतियां थी, अंधविश्वास, जो भेदभाव था, जो जातीयता थी, जो दृढ़ता थी, उसको तोड़ने की बात करते हैं, पुरुषार्थ की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं।
और धर्म में जो कर्मकांड, देववाद, वेदवाद, यज्ञवाद था, उसका विरोध करते हैं। और मौर्यकालीन समाज में चूंकि वैदिक परंपराएं चली आ रही थी, वैदिक धर्म, वैदिक समाज की परंपराएं चली आ रही थी, तो इसमें जो उपयोगी नहीं थी उसको बुद्ध के विचारों से रिप्लेस करके मौर्यकालीन समाज को, धर्म को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। तो उत्तर बहुत सीमित है। हमेशा ध्यान रखिएगा, उत्तर लेखन में कॉन्टेक्स्ट क्या है वो देखिए। आपसे वो निबंध नहीं लिखवा रहा है, 250 शब्द में मूल विचारों को ही रखेंगे आप कि भाई ठीक है, कर्मकांड की निंदा करते हैं, देववाद की निंदा करते हैं, वेदवाद की निंदा करते हैं, लेकिन आप देखिए ये सब की निंदा बुद्ध करते हैं। पर अशोक सम्राट है, इसलिए बुद्ध के जो पॉजिटिव विचार उनको एग्जीक्यूट कर देता है, इनको इस ढंग से व्यक्त करता है कि समाज में तनाव ना आए, क्योंकि समाज में बहुत तनाव था। जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में जो तब्दील हो गई थी, अस्पृश्यता की जो धारणा थी और दासता की जो स्थिति थी, वैश्य कम्युनिटी समाज में तृतीय स्थान पर थी जबकि वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती थी, तो इस ढंग के तनाव थे। धार्मिक तनाव भी थे। वैदिक धर्म है, बौद्ध धर्म है, निर्ग्रंथ है यानी जैनी है, आजीवक, इन तनावों को हम दूर कैसे करें, इसको भी अशोक देखता है, इसलिए इस ढंग के काम करता है। मोटे तौर पर तो जो धारणाएं हैं वो आप बताएंगे कि मौर्यकालीन समाज में जो जाति व्यवस्था थी, अब मेगास्थनीज भी 7 वर्गों में विभाजित करता है, लेकिन अब वो कितना विश्वसनीय है। तो जो भी विवरण विदेशी हैं उनका संकेत मात्र करना है। भूमिका बौद्ध धर्म की देखनी कि बौद्ध धर्म के कौन कौन से विचार समाज में, कौन कौन से विचार धार्मिक संदर्भ में उपयोगी हुए, और इसको अच्छा ये सिद्ध भी करना है कि इन विचारों को अशोक ने एग्जीक्यूट किया। ये लिखना होगा, भले पर्टिकुलर किसी को व्यक्त नहीं किया है, चंद्रगुप्त मौर्य से आप थोड़ा बहुत शुरू करेंगे, लेकिन अशोक को स्पेशली हाईलाइट करेंगे। इसीलिए आप देखिए कि मगध का उत्कर्ष पूरा होता है, क्योंकि समाज में जब शांति रहेगी, शांति कैसे रहेगी, जब समरसता वाली, समता वाली भावना हो, और तभी आर्थिक समृद्धता आएगी। तो सामाजिक समता से आर्थिक समृद्धता, आर्थिक समृद्धता से राजनीतिक स्थिरता, और राजनीतिक स्थिरता से ही धार्मिक सहिष्णुता या संभाव आएगा। फिर आगे अंतर विषयक संबंध वाली धारणा, इनको आप जोड़ेंगे बच्चों, तब जाके ये सारी चीजें स्पष्ट हो। तो इस तरह से आप उत्तर को लिखेंगे। फिर लास्ट में आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, ये मैं थोड़ा इसलिए ज्यादा विश्लेषण कर दिया कि थोड़ी समझ विकसित हो बच्चों की। अब देखिए तीसरा पक्ष यानी जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि मौर्यकालीन सामाजिक धार्मिक संरचना को प्रभावित करने में बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है, और यह मौर्य साम्राज्य की सफलता में भी अच्छा रोल अदा करती है, या अच्छा रोल, भूमिका दिखाई देती है। इस ढंग से समाप्त कर दीजिए, कोई भी शब्द आप चयन कर लीजिए, क्योंकि बुद्धिज्म का प्रभाव दिखाई देता है। इस ढंग से आप इनको देख सकते हैं। तो 2 एग्जाम्पल मैंने लिया जिसमें आप देख सकते हैं कि एक आधुनिक भारत का, एक प्राचीन भारत का। एक एग्जाम्पल हम मध्यकालीन भारत का भी लेते हैं, और मध्यकालीन भारत में अगर हम देखें तो जैसे एक प्रश्न मेरे सामने है, ये भी 2024 का ही है, कि मराठा गुरिल्ला युद्ध रणनीति ने बड़ी और अधिक स्थापित सेनाओं के खिलाफ उनकी सैन्य सफलताओं में कैसे योगदान दिया। इसको भी हम एक बार लिख देते हैं, मराठा गुरिल्ला
पद्धति ने या गुरिल्ला पद्धति या रणनीति ने बड़ी और अधिक स्थापित, बड़ी और अधिक स्थापित, अधिक स्थापित सेनाओं के खिलाफ, सेनाओं के खिलाफ उनकी सैन्य सफलताओं में कैसे योगदान, उनकी सैन्य सफलताओं में कैसे योगदान दिया, ये प्रश्न है मध्यकालीन। अब देखिए, मराठा गुरिल्ला युद्ध पद्धति है, इसमें भी आप परिचय का 15 शब्द 20 शब्द का इस्तेमाल करें कि मराठा राजवंश की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में की थी, जो कमोबेश 1818 ईस्वी तक चला। ये परिचय हो गया। ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री में परिचय आपको इसी ढंग से देना है। अब देखिए, कोई भी उत्तर हम ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट है। परफेक्ट शब्द केवल डिक्शनरी में है। आप देखिए कि जिस परीक्षा में 52-53% नंबर मिलने पर प्रॉपर आईएएस हो जाते हैं, तो कोई 80% स्कोर नहीं ही करता, या 60% से ज्यादा स्कोर नहीं ही करता। कभी कोई किसी पेपर में कर लिया, ऑप्शनल में हो सकता है, जीएस वगैरह में कभी किसी पेपर में हो जाए तो हो जाए। चारों पेपर में कहिए कि सब 60% पाए तो मुश्किल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। तो हमेशा ध्यान रखेगी कि एग्जाम्पल आप किसी का भी लेंगे, अगर आप चाहे चारों पेपर जीएस कर लें या ऑप्शनल कर लें, एक लिमिटेशन है नंबर की, उससे ज्यादा मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा आप लिख ही नहीं सकते। वर्ड लिमिट है, उस लिमिट में लिमिटेड चीजें ही लिखी जा सकती है, सीधा सा रीजन। अब परिचय आपने दे दिया, परिचय हो गया। अब सीधे मुख्य पक्ष क्या है? गुरिल्ला पद्धति। और इस गुरिल्ला पद्धति की जो है, इसमें आप देखेंगे कि कैसे ये प्रायद्वीपीय भारत में महत्वपूर्ण हो रही है। एक मैप के माध्यम से हम बताते हैं आपको। कहीं कहीं आपको मैप भी बनाना पड़ेगा उत्तर में। अब इसमें क्या है बच्चों, ये मराठवाड़ा एरिया है, मराठों का ये क्षेत्र है। और आप दक्षिण के भूगोल से यदि परिचित होंगे तो जानते हैं कि छोटी छोटी पहाड़ी, छापामार युद्ध भी इसे कहते हैं। अब जो सेना यानी मुगलिया हुकूमत की जो सेना है, जो प्लेन एरिया में लड़ने के अभ्यस्त है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति से कैसे लड़ेगी? तो इस तरह से इस एरिया में इसीलिए सफलता ज्यादा नहीं मिली मुगल, और मराठे उनके लिए एक तरह से नासूर हो गए। वैसे जैसे स्पेन बना था नेपोलियन के लिए, वियतनाम अमेरिका के लिए, अफगानिस्तान सोवियत संघ के लिए। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो गुरिल्ला पद्धति देशकाल सापेक्ष, इवन भौगोलिक सापेक्षिक स्थिति ज्यादा है कि जहां छोटी छोटी पहाड़ियां अटैक करके व्यक्ति बिल में या पहाड़ियों में छुट जाएगा, लिमिटेशंस। तो वो शक्ति जो प्लेन एरिया में लड़ने में अभ्यस्त है बच्चों, इस एरिया में कैसे सक्सेस होगी? लेकिन अब इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? सबसे बड़ी लिमिटेशन यह थी कि यही कारण है कि इस पद्धति से लड़े हुए मराठा योद्धा पानीपत के युद्ध में, यद्यपि पानीपत के हारने के पीछे अन्य कारण थे, लेकिन नहीं सक्सेस हो पाए। भारत में यदि आपको अखिल भारतीय साम्राज्य बनाना है तो ज्यादा विजनरी बनना होगा। तो यहां तो आप इस भौगोलिक परिक्षेत्र में आप मुगलों की सेना को परास्त करने में बढ़त लिए,
और अंत में शिवाजी को भी घेरने के लिए देखिए कैसे बीजापुर वगैरह से जयसिंह ने मित्रता की, तब उसके बाद जो है इनको संधि पर बाध्य किया, पुरंदर की संधि करने पर बाध्य किया। लेकिन जैसे आप प्लेन एरिया में जाएंगे ये पद्धति कमजोर हो जाएगी। तो ठीक है कि सफलता दिया, लेकिन इनकी सफलता सीमित क्षेत्रों में। मुगल वंश कमजोर हो रहा था, लेकिन मराठा इनका स्थान नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि इनके पास वो विजन नहीं था, युद्ध रणनीति नहीं थी, आइडियोलॉजी नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, टैक्सेशन का सिस्टम नहीं था। इस तरह से भी इनको आप देख सकते हैं। तो ये सफलता तो आप बता देंगे कि हाँ ठीक है, इस क्षेत्र में ये प्रासंगिक थे, सफल भी हुए। मराठा लगातार उनको परेशान किए और कब्रगाह सिद्ध हो गया औरंगजेब के लिए दक्कन, और जीत भी नहीं पाया। इससे उत्तर कंट्रोल में नहीं आया, उत्तर भी विद्रोही हो गया, अंत में मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख हो गया। कुल मिला के मराठों का मार्ग प्रशस्त हो गया, लेकिन मराठे भी उसी पतनोन्मुख व्यवस्था के शिकार थे, बस एक ही मामले में कि यहाँ लीड ले रहे हैं अपनी गुरिल्ला युद्ध पद्धति से, अन्य मामलों में पीछे रह गए। इसलिए देखिए मुगलों के उत्तराधिकारी वो नहीं बन पाए। तो पूरा जब ये विश्लेषण कर लेंगे, अंत में फिर यहां कंक्लूजन यानी निष्कर्ष आप देंगे। और निष्कर्ष में आप क्या बताएंगे? निष्कर्ष में आप बताएंगे कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति मराठों के लिए उपयोगी थी, लेकिन सीमित क्षेत्रों, मूलतः दक्षिण क्षेत्र, समतल एरिया में उतने सफल नहीं हुए। यही कारण है कि वो मुगलों के उत्तराधिकारी नहीं बन पाए। इस ढंग से आप इनको निष्कर्ष के साथ समाप्त कर दें। तो ज्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको, कॉन्टेक्स्ट समझना है प्रश्न का, इलेबोरेट कर देना है। यही मेन मुद्दा है। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं विश्व इतिहास का, नहीं तो विश्व इतिहास के साथ अन्याय हो जाएगा। उसमें भी हम एक नया प्रश्न लेते हैं, 2024 का ही ले लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध वास्तविक वैश्विक संघर्ष था। द्वितीय विश्व युद्ध वास्तविक वैश्विक संघर्ष था। वास्तविक वैश्विक संघर्ष था। विवेचना कीजिए। अब इसमें भी वो टेक्निक आपको लागू करना है, परिचय वाली। परिचय में क्या देंगे? 1939 से 1945 तक, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, 15 अगस्त 1945 को मोटे तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो। ठीक, ये परिचय हो गया आपका। अब इसमें क्या पूछ रहा है? वास्तविक वैश्विक संघर्ष था। वास्तविक वैश्विक संघर्ष। वैश्विक संघर्ष कब माना जाता है किसी को? जब एक संदर्भ में देखिए कि सभी महाद्वीपों की शक्तियां लड़ रही, सभी महत्वपूर्ण राष्ट्र लड़ रहे, और सभी प्रकार की जो वैचारिकी है अपनी श्रेष्ठता के लिए संघर्ष कर रही। यानी इसको हम वैश्विक संघर्ष, वास्तविक वैश्विक संघर्ष में क्या है कि सभी महाद्वीपों की महाशक्तियां लड़ रही, सभी महत्वपूर्ण राष्ट्र लड़ रहे हैं, और सभी विचारधाराएं अपनी सुप्रीमेसी के लिए लड़ रही। ये तीनों चीजें यहां दिखाई देती। शुरू भले ही यूरोप से हुआ, लेकिन यूरोप तो उस समय सब्जेक्ट था, दुनिया का सब्जेक्ट यूरोप था, और रिमेनिंग वर्ल्ड ऑब्जेक्ट था। इस तरह से वैश्विक, वास्तविक वैश्विक संघर्ष को हम इस रूप में देखते हैं कि हिटलर अपने को सर्व जर्मनवाद के तहत स्थापित करना चाहता था, नाजीवादी विचारधारा के तहत। स्टालिन
साम्यवाद को मजबूत बनाए रखना चाहता था, और उधर ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश, और सुदूर पश्चिम में चले जाएं तो अमेरिका जैसे देश पूंजीवाद के रूप में अपने को। लेकिन पूंजीवादियों के लिए नाजीवाद और साम्यवाद में अगर आप देखिए तो साम्यवाद को ज्यादा घृणा की दृष्टि से देखते थे। इवन नाजीवाद भी साम्यवाद को घृणा की दृष्टि से देखता था। तो पोलैंड तो एक बहाना था कि ले लो, क्योंकि पोलिस गलियारा दिया गया, जर्मनी का अपमान किया गया। लेकिन उद्देश्य क्या था? हिटलर यूरोप में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता, सर्व जर्मनवाद की बात करके। ये मुद्दा था कि यूरोप में कौन श्रेष्ठ बने। लेकिन एक और स्थिति ये थी कि दुनिया में शीत युद्ध भी शुरू हो गया था, तो अमेरिका पूंजीवाद को स्थापित करना चाहता था, स्टालिन साम्यवाद को स्थापित करना चाहता था। सोवियत संघ यूरोप, एशिया को कवर कर रहा, अमेरिका एक महाद्वीप ही है, बीच में हिटलर है। तो वैचारिकी के स्तर पर भले हम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस को पूंजीवाद में डाल दें, हिटलर मुसोलिनी को फांसीवाद में, स्पेशली हिटलर को नाजीवाद में, और नाजीवाद में तो हिटलर आप जानते हैं कि जर्मनी को किस तरह से सर्वश्रेष्ठ पावर बनाना चाहता था यूरोप में, और स्टालिन साम्यवाद के रूप में। तो यहां हर कोई एक दूसरे का दुश्मन है, लेकिन डिप्लोमेसी करके अपने को श्रेष्ठ बनाने की, श्रेष्ठ सर्वोच्च बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। यही कारण है कि आप देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान शीत युद्ध बनाम पूंजीवाद का, जो शीत युद्ध में जो पूंजीवाद बनाम साम्यवाद का द्वंद्व चल रहा था बच्चों, उसमें वैचारिकी को किनारे रख दिया सोवियत संघ और जाकर के पूंजीवादियों से मिल गए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखें, साम्यवाद का विश्वव्यापीकरण कर दें। उधर अमेरिका सोच रहा है हम पूंजीवाद का विश्वव्यापीकरण कर दें, पूरी दुनिया में पूंजीवाद फैल जाए, पूरी दुनिया में साम्यवाद फैल जाए। ये स्थिति, इस स्थिति के लिए संघर्ष हो रहा। सोवियत संघ का विघटन हो गया, अमेरिका एक मात्र महाशक्ति के रूप में आज शेष है। तो देखिए अमेरिका हर जगह टांग अड़ाता है, क्योंकि अब परिस्थिति बदल गई है, बहुत सारी शक्तियां उभर गई हैं, चाइना है, भारत है, इसलिए अमेरिका को थोड़ी बहुत चुनौती मिल रही है। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये ऐसी स्थिति नहीं थी। सोवियत संघ जो है वो तेजी से विकसित हो रहा था, महामंदी का उसके ऊपर कोई असर पड़ा नहीं। इस तरह से इनको आप देख सकते हैं। तो चारों प्रश्न जो है एरिया से हम ले लिए कि कैसे आप इसमें आप दिखाएंगे मुख्य पक्ष को, और निष्कर्ष में आप ये दिखाएंगे कि कमोबेश इसे हम वैश्विक संघर्ष कह सकते हैं, लेकिन मूल यूरोप ही था, क्योंकि शीत युद्ध वास्तविक रूप में 1945 के बाद शुरू होता है। इस ढंग से आप निष्कर्ष के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये चारों एरिया के पक्ष को देख सकते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास को देख सकते हैं कि कैसे जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में, कैसे आपको लिखना है, इस पे मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और इस संदर्भ में एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसे हमारी दृष्टि है इस एकेडमी की ओर से जो वैकल्पिक विषय को लेकर के अच्छी बात या खास बात है, वो ये है कि
वैकल्पिक विषय का विशेषज्ञ प्रतिदिन एक प्रश्न देता है लिखने के लिए, जैसे आज जो लेक्चर दिए। अगले दिन क्लास होने से 15 से 20 मिनट पहले आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसका आप उत्तर लिखेंगे और उस प्रश्न का उत्तर स्वयं विशेषज्ञ ही चेक करेगा। जो टीम है वो अन्य काम करेगी, जो हफ्ते में टेस्ट होगा उसको भले वो टीम चेक कर ले, लेकिन पर डे वाले प्रश्न को विशेषज्ञ ही चेक करेगा और उसका मॉडल उत्तर पर डे देगा। और ये प्रक्रिया लगातार सतत रूप में चलती है और इससे क्या होगा कि वैकल्पिक विषय की तैयारी तुलनात्मक रूप से बेहतर हो जाती है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।